यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला, और मैं हूं शुभम दादीच। और आपके सामने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जेईई 2025 का एग्जाम आ चुका है। 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपका एग्जाम होने वाला है और लास्ट आपके पास 5 से 6 दिन बचे हैं, या किसी किसी बच्चे के पास 7 दिन, किसी के पास 8 दिन। तो कुछ बच्चे जब मॉक दे रहे हैं तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, सर हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, क्या हम कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल चल रहा है हर स्टूडेंट के माइंड में कि हमें लास्ट 7 दिनों के अंदर क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिले और हम कट ऑफ को इजीली क्लियर कर ले। तो आज सारी की सारी बात इसी टॉपिक के अराउंड रहने वाली है। ये कोई सिविल इंजीनियरिंग के लिए सेशन नहीं है, ना ही मैकेनिकल के लिए, ना ही इलेक्ट्रिकल के लिए। तीनों ब्रांच का एक कमांड सेशन हमने यहां पर रखा है जिसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन लास्ट 7 डेज एसएससी जेईई 2025। लास्ट 7 डेज में आप मार्क्स को किस तरीके से इंक्रीज करोगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड वन, कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे आपके मार्क्स है जो अभी तक आपने तैयार किया उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको फोकस रखना है हाई वेटेज सब्जेक्ट पे। हाई वेटेज सब्जेक्ट मतलब आपके जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं हाई वेटेज है। सिविल इंजीनियरिंग की तो मैं बात बता सकता हूं कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप बात कर सकते हो बीएमसी की। बीएमसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड हो गई, आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड हो गई। साथ ही साथ आप बात कर सकते हो आरसीसी की, आप बात कर सकते हो सोम की, आप बात कर सकते हो सोइल की, एनवायरमेंट की। ये हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है, जैसे एस्टिमेशन कोस्टिंग हुआ, ये हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है। आप इनको प्रायोरिटाइज दो, मतलब इनको प्रायोरिटी पे रखो, इनको सबसे ज्यादा मल्टीपल टाइम रिविजन करो। और साथ ही साथ अगर मैं इलेक्ट्रिकल में बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में 3 सब्जेक्ट है जो मेजर वेटेज रखते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया। मैकेनिकल के अगर मैकेनिकल में बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स का और थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, अराउंड 50-60 मार्क्स का रहता है। तो आप टेक्निकल पोर्शन में इस पे फोकस रख सकते हो। साथ ही साथ आप रीजनिंग पे भी फोकस रख सकते हो। रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का सर्टेन होता है और हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रीजनिंग पोर्शन उसका बहुत अच्छा होता है। और रीजनिंग पोर्शन में साथ ही साथ अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज में भी आप ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जो लास्ट काफी टाइम से रिवाइज हो रहे हैं या जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बाकी सारे जो एग्जाम हुए हैं उनको कंपेयर करके आप ये देख सकते हो कि आपके उनके काफी सारे कंपैरिजन के वीडियोज मिल जाएंगे जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि हाई इंपॉर्टेंट जो हाई प्रायोरिटीज के या ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक कौन से हैं। तो आप उन्हीं को पढ़ के जाओ। लास्ट 7 दिन में एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो, नया कुछ मत पढ़ो, क्योंकि गलती क्या करोगे कि यार ये मेरे को टफ लगता है या ये आ सकता है या ये नहीं आएगा, ये सिलेक्शन करने में आप अपना टाइम बर्बाद करोगे। तो इस टाइम को बचाना है, टाइम अभी आपकी मेन प्रायोरिटी है। सेकंड वन, फॉर्मूलाज है वो डेली रिवाइज करो। फॉर्मूला आपके पास हैंडबुक की फॉर्म में मिल जाएगा या काफी सारी शीट की फॉर्म में मिल जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूलाज है आप उसको डेली रिवाइज करो, डेली के डेली, क्योंकि पेपर पैटर्न का कोई भरोसा नहीं है। अब तक 80-20 का रेशियो रहता है, हो सकता है 50-50 का रेशियो हो जाए। तो पेपर पैटर्न अगर चेंज भी हो जाए, फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछ ले तो आप कर पाओ। लो वेटेज या डिफिकल्ट टॉपिक्स को अभी के लिए छोड़ दो यार, अब जितना हो गया उतना कर लिया, जितना पढ़ना था उतना हम पढ़ चुके हैं, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, अगर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करो। लास्ट टाइम में पीवाईक्यू आपको ये बताएंगे आपका कौन सा पोर्शन आपने कितना किया है और कौन सा पोर्शन कितना अच्छे से आपको आता है। तो लास्ट 10 इयर्स के एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज देख लो। साथ ही साथ जो रिपीटिंग क्वेश्चंस है, रिपीटिंग पैटर्न्स है, हाँ एजेंसी चेंज हो चुकी है, हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए, बट क्या बनाएगा यार? सिविल इंजीनियरिंग में 70,000 क्वेश्चन बन चुके हैं, अब और नया क्या बनाएगा? तो हो सकता है जो आपके रिपीटिंग पैटर्न है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको बेनिफिट करेगा। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के बैलेंस पर फोकस रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे, या सिर्फ न्यूमेरिकल ही पढ़ के जा रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे। तो दोनों पे आपको पूरा ध्यान देना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जब क्वेश्चन बनेंगे वो आपके फॉर्मूला से भी बन सकते हैं, थ्योरी से भी बन सकते हैं, किसी भी चीज से बन सकते हैं। जो पीवाईक्यू की टाइमिंग है उस पर बड़ा फोकस करना है, क्योंकि यहां पर 200 क्वेश्चन 2 घंटे का खेल है, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलने वाला है। इवन रीजनिंग आपका किसी बच्चे का रीजनिंग 50 मिनट तक भी ले लेता है, बट काफी सारे बच्चे जो 35 मिनट में भी कर लेते हैं। तो यहां सारा खेल जो है आपका टाइमिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं
कुछ बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, ये पॉइंट सबको काम में नहीं लेना है, फुल लेंथ मॉक देने वाला वो बच्चे काम में मत लेना जिनकी तैयारी अभी इनकम्प्लीट है। जो बच्चे एकदम तैयारी मल्टीपल टाइम रिवीजन कर चुके हैं वो फुल मॉक टेस्ट लगाओ अच्छे से, और उनमें जो गलतियां आ रही है फुल मॉक का एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद में आपको ये चीज पता चलेगी कि हाँ मेरा ये टॉपिक थोड़ा सा वीक है, उसको जाके रिवाइज कर लो फटाफट। तो आपका डेली एक मॉक टेस्ट देंगे, उसकी जो मिस्टेक्स है उसको इमीडिएटली एनालाइज कर लेंगे और वीक एरियाज को करके उनको रिवाइज सेम डे करके खत्म कर देंगे ताकि नेक्स्ट मॉक में ये गलती नहीं हो। मेंटेन एक्यूरेसी, देखो क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करो डजंट मैटर, बट एक्यूरेसी आपकी 85% से ज्यादा होनी चाहिए। कम का मतलब ऐसा नहीं है सर आपने बोला 200 में से क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने 2 करके आ गए, ये मत करना। एटलीस्ट इतना करना 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करो। 140 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जब करोगे, भले ही आप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कम कर लेना आप जितने करते हो, बट एक्यूरेट होना चाहिए आपका पार्ट। नेक्स्ट 7 डे का रिवीजन प्लान। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा और इन तीनों स्ट्रेटेजी के अंदर फिट नहीं बैठ रहा है, वो लास्ट 7 डेज का अपना रिवीजन प्लान बनाओ। एक फॉर्मूला नोटबुक को मेंटेन करो, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। 3 टाइम्स डेली, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। आप 3 बार दिन में रिवीजन का टाइम बनाओ। सुबह उठते ही रिवीजन होना चाहिए, आफ्टरनून में होना चाहिए और नाइट में भी रिवीजन आपका होना चाहिए। जो ट्रिकी यूनिट्स या कन्वर्जन है उनको याद कर लो, उनको फिक्स जो कन्वर्जन है, फिक्स वैल्यूज है उनको याद कर लो। एग्जाम में कैलकुलेटिव पार्ट आपका कम हो जाएगा। प्रैक्टिस 15 फॉर्मूला क्वेश्चंस डेली। अब यहां पर 15 तो यहां पर क्वांटिटी कमी लगेगी आपको, बट अगर डेली आप 15 भी करोगे ना तो 100 से 150 कॉन्सेप्ट आपके लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब एग्जाम जब देने बैठोगे ना तो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। इसके बाद बात करें फॉर्मूला रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। बेटा देखो फॉर्मूला रिवीजन की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, जितने फॉर्मूला के बिहाफ पर जितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल लगा लोगे दैट इज द फॉर्मूला रिवीजन स्ट्रेटेजी। और कुछ नहीं है नया कि फॉर्मूला आपको कोई रटा नहीं सकता, कोई आपको बता नहीं सकता। ठीक है, फॉर्मूले में गलतियां होती है छोटी छोटी, वो मल्टीपल क्वेश्चन लगा के हो सकती है, बट आपके पास अभी लेस टाइम है। तो अगर इस स्ट्रेटेजी को स्किप भी करना चाहते हो, किसी का थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और न्यूमेरिकल पार्ट वो लास्ट टाइम में करना चाहता है, तो न्यूमेरिकल पार्ट वो यहां पर फॉर्मूला रिवाइज करके क्वेश्चंस के थ्रू अपना स्ट्रॉन्ग कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहां पर न्यूमेरिकल में अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ। गलतियां कहां होती है कि सर हम मेजर क्वेश्चन तो कर लेते थ्योरी पार्ट, बट जब न्यूमेरिकल करने आते तो वहां हमसे गलतियां हो जाती है। तो वो गलती एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगी, आप किसी चीज की शॉर्ट ट्रिक्स होती है। देखो काफी सारी चीजें होती है, क्लास में हम लोग भी जुगाड़ बताते हैं, आप लोगों ने काफी सारे टीचर से जुगाड़ सीखे होंगे, उन जुगाड़ को अप्लाई करो। जैसे स्ट्रक्चर में मैं बताता हूं आपको डायरेक्टली इंडिटरमिनेसी निकालने का जुगाड़ बताता हूं, तो वो जुगाड़ को अप्लाई करो। यहां पर आपने जितना टाइम सेव किया उतने ही लेंथी क्वेश्चन में आपको टाइम मिल जाएगा। गैस वर्क टेक्निकल सेक्शन में अवॉइड कर देना, तुक्का मत लगाना। जब 50-50 की बात हो और क्वेश्चंस कम हो रखे हो तब जाके तुक्का लगाना, 2 ही ऑप्शन के बीच में अगर प्रॉब्लम हो तो। ऐसा नहीं चारों में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर खेल रहे हो बैठ के वहां पे, वो गलतियां मत करना कि बोले ठीक है कि लिया भगवान का नाम किस पे आ रहा है ABCD, ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। फाइनल स्टेप को एक बार रिकैलकुलेट जरूर कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि ए ऑप्शन आपका, आप जहां पे मिस्टेक करने के मेजर चांसेस रहते हैं, ए ऑप्शन उसी से दे दिया, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहता है, बट ए आ गया तो आप वहीं पर टिक लगा के चले जाओगे। तो एक बार 5 सेकंड का पॉज देना और लास्ट स्टेप को फाइनली दोबारा कैलकुलेट कर लेना, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में खो गए, बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है 4 मिनट उसमें चल रही है और हमारे पास एक क्वेश्चन में टाइम कितना है 35 to 40 सेकंड, इससे ज्यादा का टाइम नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन लेंदी लग रहा है छोड़ दो, आगे बढ़ो। कैलकुलेटिव पार्ट है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, छोड़ दो, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, छोड़ दो। तुमने भी छोड़ा है, तुम्हारे दोस्त भी छोड़ेंगे, अब कोई सुपर हीरो होगा वो आके अटेंड कर लेगा, है ना। तो ऐसा तो तुम में से कोई है नहीं कि विदाउट कैलकुलेटर तुम 1 + 0.05 की पावर 20 कैलकुलेट कर रहे हो, ये सारी चीजें तुमसे नहीं होगी। तो ऐसा कोई भी पार्ट हो उसको छोड़ दो, ताकि तुम जो पार्ट आता है पेपर में पूरा गो थ्रू होना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, क्योंकि उसमें से 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो तुम देखते ही टिक लगा दोगे, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही कम टाइम में तुम कवर कर लोगे। मतलब पेपर जब भी बनाया जाता है ना, उसमें एक बात का ख्याल रखा जाता है, 60% पेपर आपके एक वीक स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। जो रैंकर्स जो बनाते हैं, जो रैंकर्स निकलते हैं, वो 40% के मार्जिन से निकलते हैं।
ध्यान देना, रैंकर्स और लास्ट डिजिट जो लास्ट कट ऑफ मार्क्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इस बात का ख्याल रखना है ना। तो यहां पर पूरा का पूरा पेपर देखना जरूर है, कहीं बाद में अफसोस हो पेपर की जब आंसर किया है कि सर ये क्वेश्चन हो सकता था, ये क्वेश्चन गलती कर दी, ये क्वेश्चन हो सकता था। थोड़ा सा पोज देके 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा देके अगर कोई क्वेश्चन सही हो रहा है तो उसको मेंटेन करना, ठीक है। और थ्योरी बूस्ट क्विक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़ते रहो। यहां पर जैसे मैंने आरसीसी सॉइल स्टील लिख दिया है, बट हाँ ये सिविल की अकॉर्डिंग पीपीटी थी, बट इसको मैं आगे मॉडिफाई किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि आरसीसी सॉइल स्टील की बात हो रही है, कोई भी इंपॉर्टेंट जो थ्योरी पॉइंट्स है उनको आप रिवाइज करके जाओ जो भी आपके सब्जेक्ट के हैं। आईएस कोड वैल्यू जो आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज है, जैसे आपकी कोई भी टेबल्स है, वैल्यूज है, कहीं से भी स्टैंडर्ड रेटिंग से जिनकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मेमोराइज कर लो लास्ट दिनों में, वो बहुत बेनिफिट करेंगे। शॉर्ट थ्योरी जो नोट्स दे रखे हैं, वही शॉर्ट नोट्स सारे बच्चों को दे रखे हैं, सारे सब्जेक्ट के दे रखे हैं, उनको डेली 2 बार रिवाइज कर लो तो भी आपके 60 to 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। डीप कॉन्सेप्ट में अब मत जाना, है ना, नहीं डूब जाओगे, फिर आना अगले साल फिर एसएससी देना या फिर आरआरबी देना। बेटा एक बात कह देता हूं, इस साल जितने एफर्ट के साथ दे रहे हो ना, अगली बार नहीं दे पाओगे, याद कर लेना चाहिए इस बात को। और एग्जाम हॉल में पहली चीज थ्योरी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना, एग्जाम में जब भी देने जाओ थ्योरी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना। डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स को रिव्यू के लिए छोड़ दो, आता है तो भी रिव्यू के लिए छोड़ दो, लास्ट में हम फटाफट में देखेंगे बाद में। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना, गलती यही करते हो, बोले ठीक है कम क्वेश्चन हो रहे हैं लगाता जाता हूं, बाद में पता चलता है हाँ मेरे ठीक ठाक क्वेश्चन हुए तो थे, अगर मैं नेगेटिव नहीं करता तो मेरे मार्क्स बन जाते। मेंटेन अपनी जो एकदम शांत रह के काम करना है ना, ऐसा नहीं है कि आनन फानन में गलतियां कर रहे हो, छोटी छोटी सिली मिस्टेक जिनको बोलते हैं उनको अवॉइड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शांत मन से जब एग्जाम हॉल में जाओ ना, लास्ट मिनट में ये छोड़ देना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप अपना जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलो ना, आपके मन को यह शांति होनी चाहिए कि सर मैं जितना पढ़ के गया था उसमें से सारा पेपर मुझसे हो गया। यही सबसे बेस्ट आउटपुट आपको निकाल के देगा। एंड लास्ट फाइनल जो मेरी तरफ से एडवाइस है, आपने जो अभी तक तैयारी की है उस पर भरोसा करो। जरूरी है अपने आप पे भरोसा, नहीं करोगे तो ये वीकनेस है जो आपके माइंड में खटकती रहेगी और एग्जाम हॉल में आपके माइंड का प्रेशर बढ़ाएगी और जिससे आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। आपका जो स्ट्रेंथ पार्ट है उस पर फोकस करो, लास्ट 7 दिनों में आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो, वीकनेस को भूल जाओ। जो प्लान है आपका, जो भी देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है, आपका जो भी प्लान बना रखा, आपने 7 दिन का जो भी बना रखा है, आपने जो वीक एरिया कवर करने का या इधर रिवीजन का जो भी प्लान बना रखा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। 7 दिन में आलस छोड़ो, बाबू छोड़ो और सिलेक्शन ले लो। बात समझ में आ गई? तो इस बात का ख्याल रखना, आपके इजीली ये कह रहा हूं, अगर आपके अभी 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, 70 आ रहे हैं 140 आ जाएंगे। ये छोटी छोटी माइनर जो मिस्टेक्स हैं उसको अवॉइड करना है, उसको अवॉइड करके ही आप अपने मार्क्स को एनहेंस कर सकते हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके। और ये था आपका कि आप अपने मार्क्स को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो एसएससी जेई में। इस बार जो एग्जाम होने वाला है बिल्कुल नए पैटर्न पे होने वाला है, तो बेटा ना इसके अंदर आपको कुछ खास बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी, एकदम शांत रहना, आराम से पेपर करना। पेपर टफ है सबके लिए, इजी है सबके लिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना, है ना, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो और ध्यान रखना अपनी हेल्थ का भी। लास्ट 7 दिनों में आप कहीं प्रेशर लेके हेल्थ मत खराब कर लेना, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हम मिलते रहेंगे इंजीनियर्स वाला के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।